एक ऐसा मुल्क जो लिटरली दो कॉन्टिनेंट्स पर खड़ा हुआ है। इस्तांबुल के बॉस्मोरस ब्रिज के एक साइड यूरोप है और दूसरी साइड एशिया। लेकिन ये सिर्फ एक मैप की बात नहीं है, ये पूरे तुर्की की आइडेंटिटी का सिंबल है। ये वो मुल्क है जो सदियों से दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, सेकुलर और इस्लामिक, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और ईस्टर्न रूट्स। और अब जब 2030 करीब आ रहा है, एक सवाल आहिस्ता आहिस्ता हम सबके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बसता जा रहा है, तुर्की किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई। लेकिन ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि तुर्की कोई नया मुल्क नहीं है, बल्कि एक लंबी हिस्ट्री का रिजल्ट है। ये वो ज़मीन है जहां ऑटोमन एम्पायर ने लगभग 600 साल तक हुकूमत की और जहां खिलाफत का मरकज़ रहा। यहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स इतने क्लोज थे कि उनको अलग सोचना भी मुश्किल लगता था। फिर 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आए और उन्होंने तुर्की को बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए, एक सेकुलर स्टेट की तरफ। अरबिक स्क्रिप्ट चेंज हुई, फैज टोपी इसे कहते हैं, ये बन गई, मदरसाज बंद किए गए, खिलाफत खत्म कर दी गई और अजान तक तुर्किश लैंग्वेज में होने लगी। ये सब एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था जो करीब 100 साल तक चलता रहा। फिर 2023 आता है, तुर्की अपनी 100वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और उसी साल प्रेसिडेंट अर्तुगन हागिया सोफिया में नमाज अदा करते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जो पहले चर्च थी, फिर म्यूजियम बनी और अब दोबारा मस्जिद है। तो यहाँ एक सवाल और बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव था या फिर तुर्की सच में डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। खैर, अब अगर यहाँ पर नंबर्स देखें तो पिक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 89% तुर्क्स अपनी आइडेंटिटी में इस्लाम को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन उसी वक्त 73% लोग ये भी कहते हैं कि रिलीजन और स्टेट अलग रहने चाहिए। यानी एक ही सोसाइटी के अंदर दो सोच एक साथ चल रही हैं और शायद यही तुर्की का असली चेहरा है, एक कांस्टेंट टेंशन जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच चलती रहती है। और 2030 तक ये टेंशन किस तरफ जाएगी ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, तुर्की की आइडेंटिटी को समझना हो तो हमें 1923 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्किश रिपब्लिक डिक्लेयर की। ये सिर्फ एक नए मुल्क का स्टार्ट नहीं था, ये पूरी सोसाइटी को बदलने का प्लान था। उनका सिस्टम, जिसे कमालिज्म कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ पर बेस्ड था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था सेकुलरिज्म, मतलब स्टेट और रिलीजन को अलग रखना। 1924 में खिलाफत ख़त्म कर दी गई, जो सदियों से मुस्लिम वर्ल्ड का सिंबॉलिक सेंटर थी। इस डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ तुर्की तक नहीं रहा, दूसरे मुल्कों में भी लोग रिएक्ट करने लगे। इसके बाद तुर्की के अंदर बहुत चेंजेस आए, रिलीजियस ग्रुप्स बंद हुए, श्राइन्स क्लोज हुई, इस्लामिक कोर्ट्स हटा दिए गए और उनकी जगह मॉडर्न सिविल लॉ आ गया। 1928 में इस्लाम को स्टेट रिलीजन के स्टेटस से भी हटा दिया गया। खैर, फिर 1932 में एक और बड़ा चेंज देखने को मिला, अजान अरबिक की जगह तुर्किश में होने लगी। और ये सिस्टम 1950 तक चलता रहा। 1950 में जब पहली दफ़ा फ्री इलेक्शंस हुए तो नई गवर्नमेंट ने सबसे पहले अजान को वापस अरबिक में रिस्टोर किया। लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया और यहाँ से ये क्लियर हो गया कि रिलीजन सोसाइटी से गायब नहीं हुआ था, बस दबा हुआ था। उसके बाद तुर्की में 3 बार मिलिट्री कोप्स हुए, 1960, 1971 और 1980। हर बार आर्मी ने आके सेकुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का क्लेम किया। लेकिन 1980 के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मिलिट्री ने रिलीजन को हटाने के बजाय उसे यूज़ करना शुरू कर दिया, एक टूल की तरह। रिलीजियस स्कूल्स यानी इमाम खतीब स्कूल्स बहुत बढ़ने लगे, मतलब उनकी तादाद बढ़ने लगी और यही से एक नई जनरेशन निकली। खैर, इसी बैकग्राउंड में रजब तैयब अर्दगुन का राइज होते हैं। वो इस्तांबुल के एक सिंपल एरिया में पले बढ़े, रिलीजियस स्कूल से पढ़े और फिर 1994 में मेयर बने। लेकिन 1998 में एक पोएम की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और पॉलिटिक्स से टेम्पररी बैन भी हो गए वो। फिर 2001 में उन्होंने AKP पार्टी बनाई और 2002 के इलेक्शंस में उनकी ज़बरदस्त जीत हुई। Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. तब से लेकर आज तक तुर्की की पॉलिटिक्स पर AKP का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है। अर्दगुन अपने आप को किसी रिलीजियस लीडर या रेवोल्यूशनरी के तौर पर प्रेजेंट नहीं करते। वो कहते हैं कि वो बस एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं जहां लोग अपनी मर्जी से जी सकें। खासकर रिलीजियस लोग जो पहले रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, वो चाहते हैं कि वो बस वापस से अपने कंट्रोल में आ जाए। मतलब जैसे वो
पहले ज़िंदगी जिया करते थे शुरू शुरू में रिलीजियसली, दोबारा से जीना शुरू करते हैं। तो अर्तुगरुन का ये मोटिव है। उनका कहना है कि पहले तुर्की में रिलीजियस लोगों के लिए ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं थी। हिजाब पहनने वाली औरतों को यूनिवर्सिटीज़ में जाने की इजाज़त नहीं होती थी और पब्लिक लाइफ में भी उनको कई जगहों पर रोक दिया जाता था। अर्तुगरुन और उनकी पार्टी का क्लेम है कि उन्होंने ये सब बैरियर्स हटा दिए और उनके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है, ना कि कोई रिलीजियस रूल इम्पोज करना। साथ ही तुर्की ने दुनिया से अपना कनेक्शन भी मेंटेन रखा, इंटरनेशनल अलायंसेस भी चलती रही, इकोनॉमी भी स्ट्रांग रही और इस्तांबुल आज भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सिटी माना जाता है। तुर्किश ड्रामास जैसे अर्तुगरुन ने भी तुर्की की इमेज मुस्लिम दुनिया में बहुत स्ट्रांग बना दी, लेकिन हर कोई इससे एग्री नहीं करता। ऑपोजिशन का कहना है कि अर्तुगरुन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। उनके मुताबिक मीडिया पर कंट्रोल बढ़ गया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। 2016 के बाद सिचुएशन और भी स्ट्रिक्ट हो गई, जहां बहुत से लोगों को जॉब से हटा दिया गया या अरेस्ट करा दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ में भी टेंशन देखने को मिली, जहां स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए जब उनको लगा कि डिसीजंस उनकी मर्जी के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दुनिया के हर मुस्लिम कंट्रीज में अर्तुगरुन की इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लोग उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देखते हैं जो ओपनली मुस्लिम इश्यूज पर बात करते हैं, खासकर फ़लस्तीन के इशू पर। Ağız birliği etmişçesine tüm batılı ülkeler İsrail yönetimini aklı selime davet etmek yerine saldırı लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं। खैर बहुत बोल लिया मैंने, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वो है यूथ। तुर्की की यंग जनरेशन एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही। कुछ यंग लोग रिलीजन से दूर हो रहे हैं, उनकी थिंकिंग ज़्यादा मॉडर्न हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से यंग लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हिजाब बढ़ रहा है, मस्जिदों में अटेंडेंस भी कुछ जगहों पर इंक्रीज हो रही है, यानी एक ही मुल्क के अंदर दो अलग डायरेक्शंस चल रही हैं। खैर अब अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 2020 में हगिया सोफिया को दोबारा मस्जिद बना दिया गया और पहली नमाज खुद अर्तुगरुन की प्रेजेंस में हुई। मुस्लिम दुनिया के बहुत से लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। यानी ये सिर्फ एक बिल्डिंग का डिसीजन नहीं था, ये एक मैसेज था। खैर उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज नज़र आते हैं। रिलीजियस स्कूल्स यानी इमाम हतीब स्कूल्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आज लाखों स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि एक नई सोच और जनरेशन तैयार कर रहे हैं। लाइफस्टाइल लेवल पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। अल्कोहल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, एड्स बैन हुए और कुछ टाइमिंग्स लिमिट की गई। इस पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन गवर्नमेंट अपने स्टांस पर रही। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्टेट का रिलीजियस सिस्टम। तुर्की में एक ऑफिशियल रिलीजियस अथॉरिटी है जो मॉस्क्स को मैनेज करती है, खुतबास डिसाइड करती है और इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ तुर्की तक लिमिटेड नहीं है बल्कि बाहर के जो कंट्रीज है ना वहाँ तक भी इसका इन्फ्लुएंस जाता है। कल्चर भी एक स्ट्रॉन्ग टूल बना। अर्तुगरुन जैसे ड्रामाज ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया बल्कि आइडेंटिटी को शेप किया। मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी पॉपुलैरिटी ने तुर्की की इमेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया। और फिर आता है कॉम्प्लेक्स इशू, कुर्द्स, KURDS। तुर्की के अंदर मिलियंस ऑफ कुर्द्स रहते हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स अलग डायरेक्शन में चलती है। कभी उनको रीजन के नाम पर यूनाइट करने की कोशिश होती है और कभी उनके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शंस भी होते हैं। ये सब चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं और यही बताती हैं कि तुर्की की जो ग्राउंड रियलिटी है वो सिंपल नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है। अब सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में, क्या तुर्की 2030 तक अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी चेंज करेगा? सच ये है कि इसका जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, ना इसका जवाब हाँ या ना में मिलता है, लेकिन पैटर्न्स काफ़ी क्लियर हैं। एक तरफ देखो तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्लियरली बढ़ है, रिलीजियस स्कूल्स ज़्यादा हो रहे हैं, स्टेट का जो रिलीजियस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और पब्लिक स्पेस में इस्लामिक सिंबल ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। हगिया सोफिया का डिसीजन हो, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस हो या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंशन, ये सब एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ज़्यादा ओपनली अलाइन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पिक्चर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तुर्की अभी भी एक सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, सिस्टम वही है, वुमेन हर फील्ड में एक्टिव है, सिटीज़ में मॉडर्न लाइफस्टाइल ओपनली एग्जिस्ट करता है और कोई ऑफिशियल इस्लामिक लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुई, यानी स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ। फिर इलेक्शंस का सिग्नल भी देख लो, आप खुद ही देख लो, रिसेंट इलेक्शंस में कंट्री ऑलमोस्ट हाफ डिवाइड नज़र आई। आधा मुल्क एक डायरेक्शन में जा रहा है और आधा उस डायरेक्शन से
एग्री नहीं करता। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बताती है कि फ्यूचर अभी फिक्स नहीं है। और सबसे अंडररेटेड फैक्टर इकोनॉमी। जब महंगाई बढ़ती है, करेंसी गिरती है और जॉब्स कम होती हैं, तो लोग आइडियोलॉजी से ज़्यादा अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स पर फोकस करते हैं। ये चीज़ किसी भी नैरेटिव को वीक या स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और फिर आती है यूथ, सबसे पावरफुल फैक्टर। आज के तुर्किश यूथ सिर्फ लोकल नहीं है बल्कि ग्लोबल सोच के साथ ग्रो कर रही है। उनके फोन्स में पूरी दुनिया है। एक तरफ उनको अपनी हिस्ट्री और रिलीजन अट्रैक्ट करता है और दूसरी तरफ मॉडर्न ग्लोबल लाइफस्टाइल भी। तो असली बात यह है कि तुर्की किसी एक डायरेक्शन में सीधा नहीं जा रहा, वो एक टग ऑफ वॉर में है। रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, लोकल आइडेंटिटी वर्सेस ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और 2030 तक रिजल्ट क्या होगा वो डिसाइड करेगी ये नई जनरेशन। खैर एंड में अगर मैं अपने रिमार्क्स दूं तो मैं यही कहूँगा कि तुर्की कोई सिंपल या इंस्पायरिंग एग्जाम्पल नहीं है बल्कि एक कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी केस है। बाहर से देखने पर कभी लगता है कि ये मॉडर्न है, कभी लगता है कि ये रिलीजन की तरफ पुश हो रही है, और सच ये है कि दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पिछले 100 सालों में जो सिस्टम बनाया गया था वो भी पूरी तरह स्टेबल नहीं रहा, और जो नया डायरेक्शन अब लिया जा रहा है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। हर तरफ हाफ डिसीजंस, मिक्स सिग्नल्स और एक कांस्टेंट कंफ्यूजन नजर आती है। एक तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एग्जिस्ट करता है, दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं। एक तरफ ग्लोबल इमेज मेंटेन की जा रही है, दूसरी तरफ इंटरनल कंट्रोल टाइट होता जा रहा है। ये बैलेंस नेचुरल नहीं लगता, ये ज़्यादा एक स्ट्रगल जैसा फील हो रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूथ खुद भी क्लियर नहीं है, उनके अंदर भी डिवाइड है। कोई रीजन की तरफ जा रहा है, कोई उससे दूर होता जा रहा है। मतलब फ्यूचर ऑलरेडी अनसर्टेन है और कोई क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आती। इसीलिए अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो 2030 तक तुर्की किसी क्लियर आइडेंटिटी पर सेटल होता हुआ नहीं लगता। ना वो फुली रिलीजियस बन रहा है और ना ही प्रॉपरली सेकुलर रह पा रहा है। ज़्यादा ऑनेस्ट बात यह है कि तुर्की अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसे बनना क्या है, और जब एक मुल्क खुद क्लियर ना हो तो उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। शायद 2030 तक भी जवाब ना मिले, और शायद ये कन्फ्यूजन ही उसकी असली रियलिटी है। बहुत बोलिए मैंने, बाय।